ये कहानी है मथुरा के लल्लन की। लल्लन एक बड़ी सी कंपनी में ठेकेदार का काम किया करता था। लल्लन होशियार और चालाक था और अपनी बीवी सोमलता के साथ रहता था। टिफिन दे दो, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है। मैं कब काम पर जाऊंगा? अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी मेरी। ओफो, दे रही हूँ। मेरे कोई 4-5 हाथ थोड़ी ना है जो मैं नहीं दूंगी। ये लो, लेकर जाओ, ठूस ठूस कर खा लेना। मैं इसलिए कहती हूँ कि नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ कारोबार करो, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। धंधे का कोई ठिकाना नहीं होता। नौकरी अच्छी है, कम से कम एक किस्म का तनख्वाह तो जेब में आ रहा है ना। अब मैं क्या कहूँ, जैसा आपको ठीक लगे। लल्लन अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे? क्या हो गया आखिर? जाकर देखता हूँ। लल्लन वहाँ जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ एक बोर्ड टंगा हुआ है। कंपनी घाटे में जाने के वजह से सबको नौकरी से निकाला जा रहा है। यानी कि हम सबको नौकरी से निकाला जा चुका है। हाय हाय, मेरी बेगम बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे खानदान का क्या होगा? बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ किए ये कैसे हमें नौकरी से निकाल सकते हैं? पिछले कई सालों से हम कंपनी में काम कर रहे हैं। नौकरी से निकाले जाने की फिक्र में लल्लन अपने घर बेहद उदास होकर आता है। लल्लन को उदास देख उसकी बीवी उससे कहती है, आप बेहद परेशान लग रहे हैं। मसला क्या है? और ये क्या, टिफिन भी वैसी की वैसी ही है, इससे भी आपने नहीं खाया? सुबह तुम मजाक कर रही थी, वही बात सच हो गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कहा आपने? आखिर ये कैसे मुमकिन है? इतने सालों से आप वहाँ काम कर रहे हैं और ये अचानक नौकरी से निकाल देना, ये तो बेहद गलत है। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? जो काम आप कर रहे थे ये और कहीं भी नहीं है। हमें ही कोई और दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्यों ना तब तक हम धंधा कर ले, समोसा बेचने का। तुम समोसा बेहद अच्छा और लजीज बनाती हो। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। हम ऐसा ही करेंगे। मैं समोसा बनाऊंगी और आप गांव-गांव जाकर उस समोसे को बेचना। सोमलता और लल्लन दोनों ही समोसा बनाने का काम करने लगते हैं। सोमलता अपने हाथों से समोसा बनाने लगी और लल्लन उन्हें एक बड़े से ठेले पर रखकर और बेचने के लिए निकल पड़ा। आज हमारा पहला दिन है। मालिक से दुआ करना कि सब कुछ अच्छा ही हो। आप उसकी फिक्र मत करिए, सब अच्छा ही होगा। लल्लन अपने कस्बे से दूसरे कस्बे जाकर समोसे बेचने लगा। समोसा, गरम गरम समोसा, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए वो पछताए। अरे अरे, वो देखो, लगता है नया समोसे वाला आया है। चलो जाकर खाकर देखते हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो आज तो पेट भर के खाऊंगा। और आज के समोसे के पैसे मैं दूंगी। हाँ, ये समोसे मेरी तरफ से। मुझे जो नौकरी मिली है ना, उसी की पार्टी। लल्लन के पास लोगों की भीड़ उभर आई। देखते ही देखते उसके सारे समोसे पहले ही दिन के कुछ ही घंटों में खत्म हो गए। लल्लन बड़ा खुश था, लेकिन दूसरी ओर बाकी समोसे और फरसान के कारोबारियों का नुकसान होने लगा। तब सोमनाथ और नितिन एक दूसरे से कहने लगे, इस समोसे वाले के वजह से आज मेरा एक भी समोसा नहीं बिका है। पूरे पैसे बर्बाद। तुम्हारे तो समोसे हैं, मेरी तो पूरी दुकान फरसान की है। ये अचानक आया कैसे हमारे धंधे पर ठप लगाने के लिए? सोमलता, सुनती हो? कहाँ हो तुम? बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी। क्या बात हो गई? ये देखो, ये रुपए। हमारे सारे समोसे केवल 2 घंटे में ही बिक गए। सच कहा था तुमने। अगर नौकरी करता तो इतने पैसों में महीने भर में भी नहीं कमा पाता। अब कल तुम मुझे ज्यादा समोसे बना कर देना, मैं उन्हें भी बेच दूंगा। आमदनी ही आमदनी होगी। जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं और ज्यादा और लाजवाब समोसे बना कर दूंगी। सारे पैसे लल्लन ने सोमलता को दे दिए। अगले दिन के लिए सोमलता ने कई सारे समोसे बनाए और उन्हें लिए लल्लन दोबारा उसी कस्बे में बेचने निकल पड़ा और वहाँ ठेला लगाकर बेचने लगा। ऐसे ही लल्लन को कुछ दिन हो गए समोसा बेचते हुए। तब नितिन और सोमनाथ ने तय किया
इस लल्लन का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास नशीली दवाई है, उसके समोसे में यही मिला दो। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जाकर उससे बात करूंगा। इतने में तुम उन समोसे में दवाइयाँ मिला देना। सोमनाथ और नितिन उसके दुकान के पास जाते हैं। तब सोमनाथ लल्लन का ध्यान भटकाता है। अरे लल्लन भाई, वो देखो, वहाँ उस गरीब कुमार के यहाँ मिट्टी के सामान उठाने हैं। तुम चलोगे? सिर्फ मुझसे नहीं होगा, बड़ा वजन है। अरे सोमनाथ भाई, ये भी कोई कहने की बात है? चलो, कुमार चाचा की उम्र भी तो हो गई है। सोमनाथ लल्लन को लेकर कुमार चाचा के घर चला गया। मौका मिलते ही नितिन ने उसके समोसे में नशीली दवा मिला दी। दूसरी तरफ लल्लन वहाँ जाकर देखता है कि सोमनाथ उसके साथ है ही नहीं। तब वो कुमार चाचा से कहता है, चाचा क्या हाल चाल? मैंने सुना है कि कोई बहुत भारी चीज उठानी है। इस बूढ़े की दुकान में क्या भारी होगा बेटा, तुम्हें किसी ने बुद्धू बनाया है। हो सकता है सोमनाथ भाईजान का मजाक हो, लेकिन आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तब उस चाचा ने अपना हाल बताया और कहने लगा, पिछले कई दिनों से कर्ज का मारा हूँ। मैंने खाना भी पिछले हफ्ते खाया है। ये भी कोई कहने की बात है चाचा? ये लीजिए कुछ रुपए, जब आपके पास आ जाए तब मुझे वापस लौटा दीजिएगा। एक वक्त मैं भी आप ही की तरह परेशान था, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लल्लन उस बूढ़े चाचा को पैसे देकर जा ही रहा था कि उन्होंने उससे कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये सोमनाथ और नितिन ने तुम्हारे समोसे में नशीली दवाई मिलाई है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। नशीली दवाएं? आखिर क्यों? ताकि तुम्हारा धंधा चौपट हो जाए। चाचा ने उसे सारी बातें बताई और कहने लगे, तुम्हें एक तोहफा मेरी तरफ से, ये रखी हुई मिट्टी को ले जाओ। इस मिट्टी में ऐसा क्या है चाचा? देखो तो ये मामूली मिट्टी है। तुम्हें इस मिट्टी के आग पर समोसा पकाना है, जमीन में गाड़कर, और देखना तुम जो भी समोसा बनाओगे वो जादुई बनेंगे। जब मिट्टी खत्म हो जाए तब दोबारा लेने आ जाना। मिट्टी के समोसे खाते ही लोग भाग भाग कर तुम्हारे यहाँ और मांगने आएंगे। लल्लन ने ठीक वैसा ही किया। उस जगह की मिट्टी को लेकर वो अपने घर आ गया और सारी बातें अपनी बीवी सोमलता को बताई। मिट्टी का समोसा? ये क्या है जी? इसे तो मैं भी बनाना चाहूंगी। तो फिर देर किस बात की? इस जादुई मिट्टी से जादुई समोसे बना दो। सोमलता ने समोसे में आलू और मसाला भरकर तैयार रख दिए। लल्लन उस मिट्टी को गड्ढे में डालने लगा और वही समोसे को गाड़ कर लकड़ियों में आग लगा दी। आग की तपती आंच में समोसे पकने लगे। उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। खुशबू तो बेहद अच्छी और बेहतरीन आ रही है। ये समोसे बेहद बहुत लाजवाब होंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। जादुई मिट्टी के बने हुए समोसे बहुत ही लजीज थे। उन मिट्टी के समोसे को लेकर लल्लन बेचने निकला। मिट्टी के समोसे ले लो, मिट्टी के समोसे ले लो। मिट्टी के समोसे क्या है भाई? लगता है चलकर खाना ही पड़ेगा। मैं भी जाकर खाऊंगी। मिट्टी के समोसे सुनते ही सब मिट्टी के समोसे खाने के लिए लाइन में लग गए और लल्लन का बहुत ज्यादा धंधा होने लगा। ज्यादा धंधे के चलते नितिन और सोमनाथ को अपनी दुकान बंद करने पड़ी और लल्लन के मिट्टी के जादुई समोसे बहुत ज्यादा चलने लगे और लल्लन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने।
चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ। तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं।
हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं, और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। आज भी मालती के घर पर अनाज का एक दाना नहीं था। मालती बहुत बुजुर्ग थी, वो अकेली रहती थी, उसका कोई सहारा नहीं था। कभी किसी ने दे दिया तो वो खाना खा लेती थी, वरना वो भूखे पेट ही सोती थी। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया, मुझे किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लेकर आई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, मगर जैसे ही सामान रखकर वो लौटती है तो वो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे हैरानी होती है कि आखिर वो बच्ची अचानक गायब कहाँ हो गई। फिर वो घर के अंदर आती है और खाना बनाना शुरू करती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो खिचड़ी बनाती है। वो खाती है, उसका पेट भर जाता है, मगर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उस बर्तन में और खिचड़ी आ जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढककर रख देती हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो उस बर्तन को देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से भरा हुआ था। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे वो खाना खिलाती है। बुजुर्ग मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत ही हैरान होता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर में आने से पहले ही उसके घर में खिड़की से सहारे घुसकर
छुप कर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। ऊपर वाले के रहम से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आती है। इस बुढ़िया की जिंदगी अब कितने दिनों की बची है? ये करिश्माई मटके की करिश्माई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी अपने परिवार के पेट पालने की फिक्र नहीं रहेगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश जहां छुपा था वहां से बाहर निकलकर वो मटका उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब मालती उठती है तो देखकर हैरान हो जाती है। जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, ना जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश अपने घर पर मटका ले जाकर उसमें देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है और जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है मगर उसे उठा नहीं पाता वो। अरे ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तो अजीब सी बात है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, मगर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया है? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है मगर वो निकाल नहीं पाता है। आखिर में उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस मटके को जोर से पटक देता है। जमीन पर गिरते ही वो मटका टूट जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंचती है। अरे सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली वो छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। उसके शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान होते हैं। मालती उसे देखती है तो उसके पास चली जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? वो बच्ची सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा पड़ा है। मालती सारा वाकया समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही उस बच्ची को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और इस बच्ची का आपस में रिश्ता है। वो उस मटके को जोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर मटके को जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि उस बच्ची के जख्म ठीक होने लगते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आप कौन है माता? आप कोई मामूली बच्ची तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का अवतार हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर रहम करती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ख्याल रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुनती हैं और बच्ची के गायब होते ही देखती है
कि वहाँ पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान पड़ा रहता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बनाती है। वो खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जिंदगी भर भूखों को खाना खिलाती रहती है। सुरेश ने उस मटके को गद्दारी से चुरा लिया था, इसीलिए उसके साथ भी धोखा हुआ। सुरेश को भी इस बात का अफसोस होता है। उसके बाद वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तब वो मटका वो सुरेश को दे देती है और अपनी आखिरी सांसें लेती हैं। सुरेश भी हमेशा उस मटके से लोगों की भलाई करता है।